जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 7th चैप्टर कणों के निकाय तथा घूर्णी गति यानी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेटरी मोशन के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोणीय संवेग के बारे में। एक चीज़ हम आपको बता दें, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कोई भी पिंड हो तो पिंड छोटे छोटे कणों से मिल करके बना होता है। और आपको ये भी पता है कि जब द्रव्यमान में वेग से गुणा कर देते हैं तो रेखीय संवेग हो जाता है। तो अब ज़रा ध्यान पूर्वक देखें, हम आपको कोणीय संवेग के बारे में बताने जा रहे हैं। अच्छा, अगर आघूर्ण लेना होता है, जैसे मान लीजिए बल है, बल का आघूर्ण लेना है तो उसमें r से गुणा कर देते हैं। उसी तरह से यम भी जो है रेखीय संवेग है, और रेखीय संवेग में जब r से गुणा कर देंगे तो इसका आघूर्ण हो जाएगा। तो समझें, अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति करते हुए किसी पिंड का कोणीय संवेग उसमें उपस्थित कणों के रेखीय संवेगों के आघूर्णों के योग के बराबर होता है। कोणीय संवेग को J से प्रदर्शित किया जाता है, और जैसा कि अभी हमने बताया कि यम भी रेखीय संवेग है, और जब इसका आघूर्ण ले लेते हैं ना तो यह रेखीय संवेग का आघूर्ण हो जाता है। तो याद रखे रहें, कोणीय संवेग J = mvr होता है। यह रेखीय संवेग का आघूर्ण होता है, और आघूर्ण है तो आघूर्ण जो है, और आघूर्ण के साथ साथ देखिए संवेग भी है, तो आघूर्ण हमेशा सदिश राशि होती है, इसलिए कोणीय संवेग भी हमेशा सदिश राशि होगा। अब जरा इसका मात्रक हम लोग निकाल लें। यम द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। भी वेग है, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। आर त्रिज्या दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। यानी ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा। या इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। तो ये कोणीय संवेग का मात्रक रहा। जरा कोणीय संवेग की बीमा भी निकाल लें तो देखें, ये है द्रव्यमान, द्रव्यमान की बीमा कैपिटल यम होती है, भी वेग है, वेग की बीमा होती है LT इनवर्स, और आर त्रिज्या, त्रिज्या यानी लंबाई है, लंबाई की बीमा होती है L। इसको हम एक जगह कर देंगे तो ये हो जाएगा mL² T इनवर्स। तो यह कोणीय संवेग की बीमा रहे। अब इसके बाद जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब हम लोग यहीं पर कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण के बीच संबंध निकाल देते हैं। हम मान लेते हैं कि कोई पिंड जो कई छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1, m2, m3, m4 एंड सो ऑन यमयन है, और घूर्णन अक्ष से उनकी दूरियां क्रमशः r1, r2, r3, R4 एंड सो ऑन Rn है। और अगर उनके कोणीय संवेग क्रमशः J1, J2, J3, J4 एंड सो ऑन Jn हो, तो देखें J अभी आपने देखा है mvr, और जानते हैं v बराबर होता है r इंटू ओमेगा। यह रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध है, ये आपको हम बहुत पहले बता चुके हैं। तो अब v का मान यहाँ रख दें तो J हो जाएगा m v के जगह पे r ओमेगा इंटू r, यानी ये हो जाएगा J m r इंटू r, r² ओमेगा।
अब एक चीज देखिए, कोणीय वेग कभी चेंज नहीं होता है, ओमेगा कभी चेंज नहीं होता है। तो अब हम जो है ओमेगा कांस्टेंट है, अब J1 J2 J3 J4 एंड सो ऑन की वैल्यू निकालेंगे। देखें J1 की वैल्यू निकालेंगे m1 r1 स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा, J2 की वैल्यू निकालेंगे m2 r2 स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा, J3 की वैल्यू निकालेंगे m3 r3 स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर हम Jn की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा आपका mn rn स्क्वायर ओमेगा। अब हमको पूरे निकाय का कोणीय संवेग निकालना है, तो अगर पूरे निकाय का कोणीय संवेग J हो तो डिफिनीशन में हमने आपको बताया है कि जितने भी कण हैं सभी कणों के रेखीय संवेग का आघूर्ण ले लें और सभी आघूर्णों को जोड़ दें तो पूरे पिंड का हमको कोणीय संवेग निकल जाएगा। तो अलग अलग कणों का आपने कोणीय संवेग देखा है, ये J3 J4 प्लस एंड सो ऑन हो जाएगा Jn। अब सबकी वैल्यू हम रख देते हैं, J इज इक्वल टू J1 की वैल्यू आपने देखा है m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, फिर J2 की वैल्यू है m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, फिर J3 की वैल्यू है m3 r3 स्क्वायर ओमेगा और प्लस एंड सो ऑन हम कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर हो जाएगा mn rn स्क्वायर ओमेगा। आप देखें तो इन सब में ओमेगा कॉमन है, हम ओमेगा कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस हो जाएगा m3 r3 स्क्वायर और प्लस एंड सो ऑन, ये हो जाएगा mn rn स्क्वायर और ओमेगा हम कॉमन ले लेंगे। फिर देखें जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ से यहाँ की जो वैल्यू होती है ये सिग्मा m r स्क्वायर के इक्वल होती है और फिर ये हो जाएगा ओमेगा। तो J इजकल टू हमने आपको बताया था कि सिग्मा m r स्क्वायर जो होता है ये जड़त्व आघूर्ण होता है, तो फिर J इजकल टू हो जाएगा I इंटू ओमेगा। तो ये कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण या कह लीजिए कोणीय संवेग और कोणीय वेग में संबंध आपको मिला है, ये J इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा। अच्छा, अगर हम यहाँ से चाहें तो यहाँ से भी डिफिनीशन हम निकाल सकते हैं जड़त्व आघूर्ण का, जैसा कि बल आघूर्ण से हम लोग जड़त्व आघूर्ण की डिफिनीशन निकाले थे। अगर यहाँ हम ओमेगा इज इक्वल टू 1 कर दें तो J इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू 1, यानी J इज इक्वल टू हो जाएगा I। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ से जड़त्व आघूर्ण की डिफिनीशन में बता रहा हूँ, क्योंकि जानते हैं कई बार एग्जाम में आपसे कहा गया है कि कोणीय संवेग से आप क्या समझते हैं, कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में संबंध ज्ञात कीजिए और इसकी सहायता से जड़त्व आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। तो चलिए जड़त्व आघूर्ण को अब परिभाषित कर दें। ओमेगा की वैल्यू 1 है, तो अपने अक्ष के परितः एकांक कोणीय वेग से घूर्णन करते हुए किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके कोणीय संवेग के बराबर होता है। तो यहाँ से ये डिफिनीशन आपको मिली और फिर आगे की चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और अब हम लोग पढ़ेंगे कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में संबंध। यह संबंध भी एक महत्वपूर्ण संबंध है। चलिए देखते हैं संबंध। जैसा कि आप जानते हैं कि कोणीय संवेग को J से रिप्रेजेंट करते हैं और बल आघूर्ण को टा से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोगों को देखना है कि J और टा में क्या रिलेशन होता है। आपको हमने बताया था बल आघूर्ण और कोणीय त्वरण में संबंध। टा इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा बताया, सॉरी, टा इज इक्वल टू J इंटू अल्फा आपको बताया गया था।
बल आघूर्ण और कोणीय संवेग में संबंध, बल आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण में संबंध। अल्फा कोणीय त्वरण है और कोणीय त्वरण हम कहते हैं कोणीय वेग परिवर्तन की दर को। तो देखें, कोणीय वेग ओमेगा होता है, अगर इसके साथ हम डी लगा देंगे तो यह कोणीय वेग का परिवर्तन हो जाएगा। और फिर दर का मतलब समय, लेकिन डी जब लग जाता है तो डी का मतलब होता है डिफरेंस, अंतर, छोटा सा मान। तो उसी तरह से टी का भी छोटा सा मान हो जाएगा। तो ये अल्फा जो है कोणीय त्वरण है और कोणीय त्वरण कोणीय वेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अब हम डी ओमेगा अपॉन डी टी रख देंगे अल्फा के जगह पे, तो टा इज इक्वल टू हो गया आई और अल्फा के जगह पर डी ओमेगा बाई डी टी रख देंगे। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। और अभी हम लोगों ने रिलेशन निकाला है J इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। अब यहाँ पर अगर हम मान में परिवर्तन, कोणीय संवेग के मान में परिवर्तन करें, तो कोणीय संवेग के मान में परिवर्तन करेंगे, या ऐसे कह लीजिए कि हम अवकलन लेते हैं। तो जब अवकलन लेंगे तो J के मान में होने वाला अवकलन dJ हो जाएगा, और फिर I जो है यह देखिए काम करते हैं, हम T के सापेक्ष इसका अवकलन कर देते हैं। तो जब T के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dJ अपॉन dt हो जाएगा, और यहाँ जड़त्व आघूर्ण कांस्टेंट होता है, और ओमेगा का अगर हम T के सापेक्ष अवकलन लेंगे तो ये हो जाएगा d ओमेगा अपॉन dt। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का कंपैरिजन कर दें, तो देखते हैं दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 का कंपैरिजन कर दीजिए तो दोनों का राइट साइड सेम है। तो अगर दोनों का राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम हो जाएगा। तो इस प्रकार हो जाएगा dJ अपॉन dt इजकल टू टा। तो J क्या है? कोणीय संवेग है। टा क्या है? बल आघूर्ण है। तो कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में हमने संबंध निकाल लिया, और क्या कहेंगे हम? ये कोणीय संवेग परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर होता है। इसको आप याद रखे रहिएगा, कोणीय संवेग परिवर्तन का दर जो है बल आघूर्ण के बराबर होता है, और यहीं से हमको मिलता है कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, या कोणीय संवेग संरक्षण का नियम हम कहते हैं। अब जरा देखें कि कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है। अगर टा के जगह पर 0 कर दिया जाए, टा का मतलब बल आघूर्ण, अगर बल आघूर्ण को हम 0 कर दें तो ये हो जाएगा dJ अपॉन dt इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से dJ की वैल्यू हो जाएगी 0। dJ क्या है? J क्या है? कोणीय संवेग, और dJ का मतलब होता है कोणीय संवेग में होने वाला परिवर्तन। तो कोणीय संवेग में होने वाला परिवर्तन 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि कोणीय संवेग में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। तो कैसे आप डिफाइन करेंगे कोणीय संवेग संरक्षण का नियम? कि अपने अक्ष के परितः घूर्णन करते हुए किसी पिंड पर लगने वाला बाह्य बल आघूर्ण 0 हो तो उस पिंड का कोणीय संवेग नियत होता है, यानी कोणीय संवेग कांस्टेंट होता है, कोणीय संवेग के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये रहा कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। अब इसके बाद हम लोगों को अभी ढेर सारी डिफिनीशन और ढेर सारे डेरिवेशन करने हैं,
अब हम लोगों को घूर्णन गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ना है और फिर घूर्णन गतिज ऊर्जा की सहायता से जड़त्व आघूर्ण की डिफिनीशन बतानी है। आप देख रहे हैं कि हर जगह जड़त्व आघूर्ण की अलग अलग डिफिनीशन निकल रही है और इसके बाद हमें जड़त्व आघूर्ण से संबंधित दो प्रमेय हैं, उन दोनों प्रमेयों को पढ़ना है, जिसमें पहला होता है समांतर अक्ष का प्रमेय और दूसरा होता है लंब अक्ष का प्रमेय। जब इतनी ढेर सारी चीजें पढ़ेंगे तब जाकर के यह चैप्टर आपका समाप्त होगा और इसके बाद तब जाकर के न्यू चैप्टर यानी फर्स्ट पेपर का लास्ट चैप्टर जो है चलेगा। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी बातें बताई गई हैं ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।